तो ये हम लोगों को गोल हर एक जो हम लोग हैं यहाँ पे अपना अपना निर्वहन कर रहे हैं अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो उसमें सबसे बड़ी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग की। और जैसे कि अरविंद जी ने कहा कि फैमिली इज शुड बी एन इनडिविजिबल यूनिट, है ना, इट शुड बी एन इनडिविजिबल यूनिट। तो हम लोग को 100% कोशिश ये होना है पहले, सबसे पहले कि परिवार टूटे नहीं, जहां तक हो सके हम लोग इनको, और होता भी है। कल हमारी बात हो रही थी तो प्रमिला से जो कि पटना हेल्पलाइन की है, तो उन्होंने यही कहा कि 90% विमेन चाहती है कि केसेस कोर्ट नहीं जाए, केसेस हमारे कॉम्प्लिकेट नहीं हो। हम लोग काउंसलिंग से अगर हस्बैंड मान लिए, क्योंकि उसको भी तो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, फैमिली टूट गई, फिर उसको कुछ बच्चे को पालना, उसको अपना डेली अपना पालन भरण पोषण फैमिली का, ये कहाँ से होगा। तो ये फैमिली की जो यूनिट है उसको वो चाहती है कि वो बरकरार रहे, तो उसके लिए काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका फैक्टर है। और उसके बाद अगर कोई काम नहीं हो, अगर मतलब काउंसलिंग से काम नहीं चला, अगर उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो हमें इससे भी नहीं कतरना है, डरना है कि हम जो है वो उसमें कड़ी कार्रवाई करें। जो वायलेंट आदमी है वो किसी हालत से सुधर नहीं रहा है और उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको हम लोग को फिर छोड़ना भी नहीं है ना, उसको छोड़ना भी नहीं है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी करना है। जो उसका बनता है, उसके ऊपर आरोप बनता है, उस पर हम लोगों को कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए, ताकि ये इस तरह का जो महिला को अगर पूरी तरह से वो चोट खा रही है और मेडिकल प्रॉब्लम हो गया उसको सीरियस, तो उससे हम लोग को बचाना है। और पुलिस होने के नाते आप लोग तो बहुत हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे थोड़ा डरा धमका के भी, थोड़ा उसको ये करके धमकी ये करके कि आप अगर इस तरह चलते रहे तो आपको आगे का खामियाजा भी भुगतना होगा, तो उस तरह थोड़ा नरमी, थोड़ा सख्ती से ही इसमें भूमिका होती है अधिकारियों की और आपकी, खास करके पुलिस की, कि वो इसमें उनको जहां तक हो सके हम लोग इसको मिल बैठ के समझाएं, और फिर नहीं हो तो फिर कार्रवाई करने में नहीं घबराएं। तो इस तरह से चलना होगा। और मैं कई महिलाओं के प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाते हैं, लेकिन कईयों के प्रॉब्लम नहीं भी सॉल्व होते हैं, और अल्टीमेटली फेस करना है इसमें कि उनको एलआईडी करना होगा, उनको अलग करना होगा। और ये सब साइकोलॉजिकल मोस्टली हमको तो लगता है, अगर हस्बैंड जो 60%, नियरली 60% फैमिलीज हम लोग के अभी ये सर्वे में प्राप्त किए हुआ डेटा, 60% फैमिलीज में ये तरह का डोमेस्टिक वायलेंस की इंसिडेंट्स है। और इसको हम लोग किस प्रकार नीचे लाएं, ये हम लोग सबको इसमें बहुत मेहनत करना है और बहुत सच्चाई से काम, ईमानदारी और सच्चाई दोनों से काम करना होगा। और वो दिन दूर नहीं होगा अगर आप सब आज जो वर्कशॉप है, एक्सपीरियंसेस है, उसका फायदा उठाएंगे। आई एम श्योर कि आप लोग बहुत सारा काम, तो बहुत सारे आपके काम में आसानी होगी, आपकी ये होगी, उस पर मदद मिल जाएगी आपको, सारे जो आज आपको दिए जाएंगे टिप्स, और कुछ अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है। और भी आगे भी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया जाएगा। हम लोग और भी ज्यादा इसमें जो लोग हैं, काउंसलर्स, काउंसलिंग जो होती है, प्रोटेक्शन का काम होता है, तो ये सब में और ज्यादा ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग्स की भी का भी इंतजाम कर सकते हैं। तो ये आप लोग जो भी अपना काम करते हैं उसमें आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको उठाने होंगे वैसे मुद्दे जो अभी आपको उसका भी जानकारी नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, या हमारे जो टिप्स दिए जाएंगे उसमें भी वो कवर नहीं हो रहा है। तो वो सारे अगर आप लोग हम लोग को बताएंगे किस प्रकार की सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं फील्ड में, तो हर प्रकार के सिचुएशंस फेस हो सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, वो भी हम लोग को बताएं, तब उसको हम लोग और भी सशक्त आपकी ट्रेनिंग को किया जा सकता है और भी एडवांस उसको किया जा सकता है, ताकि और बढ़िया हम लोगों को रिजल्ट्स प्राप्त हो। और हम लोग एकदम कटिबद्ध है कि इसको हम लोग
इसको दूर करेंगे। एंड हम लोग इस साल के अंत तक एक और सर्वे कराएंगे और हम लोग देखा जाएगा कि उसमें कितना फायदा पहुंचा है लोगों को। सर्वे करके पता चलेगा कि अब क्या परसेंटेज है हम लोगों के डोमेस्टिक वायलेंस। तो आप लोग सब यहाँ आए, फिर से एक बार धन्यवाद। आप लोग सब हमारी बात सुने, धन्यवाद। जय हिंद। एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला जो महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, होम डिपार्टमेंट और DFID के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ, उसके प्रथम सत्र उद्घाटन सत्र का हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। माननीय मंत्री महोदय समाज कल्याण विभाग का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप इतने व्यस्त समय को निकाल के यहाँ आए हैं और हम लोगों का हौसला अफजाई की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद देना चाहेंगे पुलिस महानिरीक्षक कमजोर वर्ग अरविंद सर का, जो कि सुबह प्रथम सत्र की शुरुआत से ही इस पूरे कार्यक्रम को काफी रोचक बनाने में और बहुत सारी जानकारी देने में लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रबंध निदेशक महिला विकास निगम वंदना मैम का, जो कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सुबह से ही समय दे रही हैं। साथ ही हम बिहार के सभी महिला थाना से आई महिला थानाध्यक्ष का धन्यवाद करते हैं कि आप उतने दूर से आके इस कार्यशाला में अपना समय दे रही हैं और हम आशा करेंगे कि आगे भी इसका तकनीकी सत्र जो चलेगा उसमें आप सहयोग प्रदान करेंगे। इसके साथ ही हम प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जो सुबह से ही आप अपना समय देके इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। विशाखा जयपुर से आए भरत जी एवं सन्नम मैडम का भी हम आभारी हैं कि आप इतने कम समय में इस कार्यक्रम में समय पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाने में और आगे बढ़ाने में अपना भूमिका अदा कर रहे हैं। साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय के आप सचिव महोदय का, जो कि कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। इसके साथ ही महिला विकास निगम के सभी पदाधिकारी, पुलिस महकमे से आए हुए सारे पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के बारे में तो सब ये कहना चाहेंगे कि हाल में ही हम लोग एक स्टडी कम एक्सपोजर विजिट में दिल्ली पुलिस के कार्यों को देखने के लिए और जयपुर में राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस तरह के कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए गए हुए थे। जैसा कि अरविंद सर ने पहले ही कहा कि वास्तव में बिहार में जो काम हो रहा है वो कहीं से हम लोग कम नहीं है। खास करके वहाँ का अध्ययन उन लोगों ने भी किया था। उन लोगों के साथ महिला हेल्पलाइन की 15 सदस्यीय संरक्षण पदाधिकारी की टीम गई हुई थी। उन लोगों ने भी वहाँ के कार्यों को देखा है और ये हम पूरा विश्वास दिलाना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में महिला विकास निगम द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो काफी सराहनीय है। अन्य राज्यों की अपेक्षा 2 राज्यों का जो अध्ययन हम लोगों का रहा और जो देखने को वहाँ मिला है, इसके साथ ही अपने यहाँ से भी जो कार्यक्रम आगे इसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जैसे सीयूजी नंबर देके लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रमों से काफी असर पड़ा। धन्यवाद। थैंक यू राजीव। हम लोग अपने कार्यक्रम के तक प्रवेश किए थे, हम उसी सत्र को पुनः प्रारंभ करेंगे।
और आमंत्रित करना चाहेंगे श्री भरत जी से कि पुनः अपने सत्र को संचालित करें। आप लोग ओके, क्या आप लोग तैयार हैं फिर से बातचीत को शुरू करने के लिए? आपने लिखी हुई है वो बता दूं, वो आपके पास ऑलरेडी किताबें हैं, बहुत तरह के माध्यम हैं जो आप खुद भी देख सकते हैं। और आप दो वॉल्यूम रखिए। मोटा मकसद अगर हम सोचें कि जानकारी के साथ साथ अपनी बातचीत को भी जारी रखें तो उसका एक फायदा मिलेगा। अगर अपन ऐसे देखते हैं कि घरेलू हिंसा रोकथाम की बातचीत करें और उसमें पुलिस और संरक्षण अधिकारी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, और अपन जो बात कर रहे थे अलग अलग दृष्टि से अपन इसको देखने की कोशिश करेंगे। अपने पास पूरा दिन है, और अगर हम इस कानून को समझने की बात करें तो थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों ने अपने महिला हिंसा के जो आंकड़े हैं उनको देखा हो अलग अलग तरह से, लेकिन अगर बिहार में 2011 में रेप की घटनाएं 934 हैं। हो सकता है ये आंकड़ा किसी जगह से कम हो या किसी जगह से ज्यादा हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी संख्या इतनी बड़ी है अभी भी। और ये वो आंकड़ा है जिसको हम लोग, जिसके बारे में हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा अपराध शायद किसी भी तरह से नहीं होगा, नहीं होना चाहिए वहां की स्थिति। कई अपराध ऐसे हैं जिनको हम अपराध की दृष्टि से देखते ही नहीं। जैसे एक महिला अगर बीमार है और उसका इलाज नहीं हो रहा तो उसका इलाज करवाना कोई अपराध नहीं, करवाना कोई अपराध नहीं है। एक महिला अगर वो उसके खाने की व्यवस्थाएं नहीं है और उसके घर में जो भी लोग सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत उनका आर्थिक निर्वाह करने की स्थिति में है, घरेलू हिंसा की बात ना कर रहे हो, लेकिन 2013 में घरेलू हिंसा की बात हमको करनी पड़ रही। तो ये जो वास्तविकता है जहां पे हम एक जगह से दूसरी जगह की तरफ बढ़ते हैं, इनको जरूर हमको ध्यान में रखना चाहिए, और कानून जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से और बनते हैं और जुड़ते हैं, ये बात एक जरूर ध्यान रखनी चाहिए। कई बार हम एक हमारा मानसिकता होता है कि भाई ये कानून में है या ये कानून में नहीं है, लेकिन कानून में नहीं होने के बावजूद भी उससे किसी को परेशानी हो सकती है, उससे वो महिला, ये पूरी बात हम लोग महिलाओं के संदर्भ में बहुत जानबूझ के कर रहे हैं। एक और बात यहाँ पे कहना जरूरी है कि जब महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है तो एक्चुअली कोई एक तरह की हिंसा उनके साथ नहीं हो रही होती है। आप कल्पना करिए कि एक महिला को अगर घर से बाहर निकाल दिया गया तो उसके साथ क्या सिर्फ इतनी सी हिंसा हो रही होगी कि उसको घर से बाहर निकाल दिया? क्या 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 फर्क पड़ रहा होगा उसका? थोड़ा सोचिए। बच्चों पे फर्क, सामाजिक प्रतिष्ठा पे फर्क, आर्थिक रूप से फर्क, और शारीरिक, मानसिक। जब समस्याएं ज्यादा होंगी तो राहतें भी ज्यादा चाहिए होंगी, रिलीफ भी ज्यादा चाहिए होंगे, और ये सब रिलीफ ऐसे हैं जो कोई एक एजेंसी पूरा नहीं कर सकती। और इसीलिए जब हम घरेलू हिंसा की रोकथाम की बात करते हैं तो मल्टी डायमेंशन या मल्टी एजेंसीज मिलके काम करें, कई सारे संस्थाएं मिलके काम करें, इस अप्रोच की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा दिमाग में आप रखेंगे तो अपन जो बात कर रहे हैं उसमें अपने को समझने में आसानी होगी कि एक संस्था इस महिला हिंसा की रोकथाम के लिए काम नहीं कर सकती, फिर चाहे वो पुलिस हो चाहे वो संरक्षण अधिकारी हो। इसलिए लियाइजनिंग, कोऑर्डिनेशन, समन्वयन, तालमेल और समझना कि हम किसको महिला हिंसा मान रहे हैं, कब हम मान रहे हैं कि महिला हिंसा हो रही है, और
कई बार हम इसको ऐसा सोच देते हैं कि महिला खुद ही ऐसा सोच रही है, खुद ही ऐसा कर रही है, और वो है ही ऐसी, उसका चरित्र ही खराब है। एक बात बताइए कि किसी का चरित्र खराब है या नहीं है, इसको कौन तय करेगा? और अगर करके उसके बारे में एक निर्णय ले लेते हैं कि इसको हमको करना है या नहीं करना, थोड़ा सा अपने पूर्वाग्रहों से बाहर निकलते हुए अगर हम इस कानून को देखेंगे तो थोड़ी आसानी हमको होगी और हम इसको एक व्यापक तरीके से देख पाएंगे। जो आंकड़ों की बात हम कर रहे हैं तो मोटे तौर पे अगर हम ये देखें कि एक बहुत छोटा उदाहरण लीजिए कि यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस और ईव टीजिंग जैसे जो एग्जाम्पल, जो उनका कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक पद्धति से जो उनके पास आंकड़े उपलब्ध हैं उसको वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये मुद्दा नहीं है कि वो गलत है, मुद्दा ये है कि इस महिला के पास भी नहीं आ पाती कि वो पुलिस के पास पहुंच जाए तो पुलिस उसको सपोर्ट करेगी, और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं है कि आज से 5 साल पहले के जो पुलिस थानों की स्थिति है और आज की स्थिति है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं, लेकिन वो स्थिति हमने जहां तक हम पहुंचना चाह रहे हैं वो अचीव कर लिए, वैसा बात भी नहीं है, अभी भी गैप है। अगर ये मानेंगे तो फिर हम इस कानून को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। कई देश मिलके अपने अपने देशों की स्थितियों के बारे में विचार करते हैं, और जब हम महिला हिंसा रोकथाम की बात करते हैं तो ये 2 ऐसे घोषणा पत्र हैं जो महिला हिंसा की रोकथाम के बारे में बहुत पहल लेने वाले घोषणा पत्र हैं। और मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने से कितने लोगों ने सुना है, सीडो करके एक सुना है आप लोगों ने? वेरी गुड। तो जहां पे सीडो जो ये बात कहता है कि महिलाओं के साथ होने वाले सभी तरह के हिंसा की रोकथाम होनी चाहिए, और ये जो सीडो जो 1984 में जब आया उसके बाद लगभग 4-5 साल बाद 89 में भारत ने भी उस घोषणा पत्र पे अपने दस्तखत किए, और इस प्रतिबद्धता में हम सब लोग भी शामिल हैं कि महिलाओं के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की रोकथाम हम लोग करेंगे। ये एक बैकग्राउंड मैं दे रहा हूं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली विशेष तौर पे इस कानून की बात करें तो 24 अगस्त 2005 को ये कानून पारित हुआ, और इसके नियमावली बनने में लगभग 1 साल का समय लगा, और 17 अक्टूबर 2006 को ये पूरे भारत में जम्मू और कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू हुआ। और अभी अगर अपन देखें तो लगभग 6 साल और कुछ महीने इस कानून को बने हुए हो गए होंगे। तो ये एक कानून की एक पृष्ठभूमि है जो आपके साथ बांटना बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? आपका शुभ नाम क्या है आपके पास में? इस कानून की खास बातें क्या है? तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिविल लॉ है। सिविल लॉ आप सब समझते हैं, माने फौजदारी कानून नहीं है, ये एक दीवानी कानून है। और जब हम ये कहते हैं कि ये दीवानी कानून है तो आमतौर पे जो दीवानी कानून है वो अधिकारों पर आधारित होते हैं, कि किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार है वो अधिकार उसको मिलना चाहिए, और इसी के लिए वो कानून खासतौर से बनाए जाते हैं। एक और बात इसके संदर्भ में देखें कि अब तक हम लोग सभी स्टेशंस पे FIR दर्ज करते आए हैं, लेकिन ये जो कानून है ये मोटे तौर पे प्राथमिक तौर पे DIR दर्ज करने की बात करता है। आप जानते हैं DIR क्या होती है? संरक्षण अधिकारी लोग जानते हैं, पुलिस अधिकारी लोग जानते हैं? नहीं जानते। तो ये जो DIR है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट, एक तरह की रिपोर्ट है जिसके आधार पर घरेलू हिंसा रोकथाम की कार्रवाई शुरू होती है। तो उस पर हम जाएंगे कि वो क्या है, लेकिन ये एक सिविल लॉ है, ये कहने की बात महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि ये एक ऐसा कानून है जिसमें रेस्पोंडेंट, उत्तरदाता, या जिसमें महिला के खिलाफ इस कानून का उपयोग नहीं किया जा सकता। माने क्योंकि ये कानून बना ही महिलाओं के संरक्षण के लिए है, इसलिए इस कानून को महिलाओं के खिलाफ उपयोग में हम नहीं ले सकते। अगर बहुत लगता है कई बार तो हम जिसको कहते हैं को एक्यूज्ड की तरह से अपन बात करते हैं ना, आप लोग पुलिस की भाषा में बोलते होंगे, तो
वहां पे महिला को जोड़ा जा सकता है, लेकिन कानून की मंशा यह है कि ये महिलाओं के खिलाफ उपयोग नहीं लिया जाएगा, वरना संरक्षण तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। एक और खास बात है इस कानून की कि ये तात्कालिक राहत की बात करता है, इमीडिएट रिलीफ की बात करता है। तो ये कानून कोई लॉन्ग टर्म फायदे के लिए नहीं है। अभी महिला आई, उसको परेशानी है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास रहने को जगह नहीं है, उसके पास खाने को रोटी नहीं है, काम करने को रोजगार नहीं है, वो कहाँ जाए, उसको बच्चे चाहिए, वो बच्चे नहीं ले सकती है, वो उसके पास जो पैसा है, बैंक का जो बैलेंस है उसमें जॉइंट खाता है, पति निकलवा लेगा, प्रॉपर्टी को बेच देगा, या प्रॉपर्टी बेचेगा नहीं तो उसको अपने जो खाते हैं उनसे बेदखल कर देगा, ये सब चीजें, बच्चों को उनसे छीन लेगा, ये सब चीजें ना हो और उसका तुरंत राहत मिल सके, उस दृष्टि से इस कानून को बनाया गया है। तो माने ये तात्कालिक राहत की बात है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बोलता है। परमानेंट सॉल्यूशन आपको जो जुडिशरी का जो प्रक्रिया है, जो आपकी तय प्रोसेसेस हैं, सीआरपीसी और आईपीसी, उसमें आप ले सकते हैं। और इसमें जो मिलने वाले जो जजमेंट हैं वो भी तब तक की, वो भी टेम्पररी जजमेंट है, माने तब तक वैलिड है जब तक कि उनके ऊपर कोई दूसरे जजमेंट नहीं आ जा रहे हैं। उस पर और अपन आगे बात करेंगे। जो संरक्षण, निवास मतलब रेजिडेंस, इकोनॉमिकल वित्तीय सहायता, संरक्षण, इन सब चीजों को एक साथ एक ही कानून के तहत देने की बात करता है। मतलब आपको अभी अब शब्दावली को अपन समझने के लिए काम में ले रहे हैं, जैसे गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता अब तक अपने को फैमिली कोर्ट से मिलता रहा है। अभी गुजारा भत्ता आपको इसमें मिल सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी होगा। मतलब जब तक कोई और उसमें फैमिली कोर्ट में अपना जाके मुकदमा दायर, बल्कि अगर अपन बैठेंगे तो इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट ने निकाला है, WCD ने निकाला है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने निकाला है, CM ने निकाले हैं या CS ने निकाले हैं, वो दे दीजिएगा। क्योंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो है कि उनके पुनर्वास या चिकित्सा सुविधा की, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की। तो थानाध्यक्षों को ये पता रहेगा कि अधिसूचना तो हम लोग आपको कोशिश करके निर्गत करवाएंगे, तो उसमें प्रस्ताव देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अपन आगे भी आएंगे कि अब तक अपन MLC गैर कानूनी मांग की शिकायत लेकर कोई महिला आपके थाने पर जाती है तो आपके लिए कार्रवाई करने के क्या क्या विकल्प होंगे बताएं। अच्छी तरह से समझिए, हम बैठे हुए अपना कार्यालय छोड़ के इसीलिए कि आप लोग अच्छी तरह से समझिए, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सीधा दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू होगा ना? लागू होगा, केस कर दीजिएगा। क्यों? उस अधिनियम में, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में, तो अगर गैर कानूनी दहेज या मूल्यांकन की कोई गैर कानूनी मांग करता है तब तो केस आप कर सकते हैं। शासन का, विधायिका का ये लक्ष्य था इस कानून को बनाने के पूर्व कि केस हो जाने के बाद पुलिस एक्शन शुरू हो जाता है, और पुलिस एक्शन जब शुरू हो जाएगा तो उसके पति को या उनके किसी भी रिश्तेदार को जो ही पुलिस गिरफ्तार करेगी तो ये उसको स्थायी रूप से उसके ईगो को क्षतिग्रस्त करेगा, और फिर संभावना समाप्त हो जाएगी दोनों के बीच समझौते की। तो ये समझौते की संभावना समाप्त न हो, इस दृष्टि से उस अंश को भी इसमें डाला गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में जो अपराध है वो भी आप काउंसलिंग करके दूर करने की जिम्मेदारी घरेलू हिंसा अधिनियम आपको प्रदान करता है। ध्यान से पढ़िए, खूब एकदम जागरूक होकर देखिए, इसको पढ़िए। जो लोग इधर नहीं देख पा रहे हैं ना, हो सकता है आप शिफ्ट कर लीजिए। दोनों तरफ है आपके पास। तो ऐसा करने के लिए अभिमुख होता है, मतलब करता जरूरी हो सकता है कि उसने वो एक्ट नहीं किया, लेकिन वो करना चाह रहा है, यह बात भी कानून के दायरे में आती है। तो कई बार हम कहते हैं कि उसने किया तो नहीं ना, मारा नहीं, लेकिन मारने की मंशा थी, वो भी महत्वपूर्ण है। तो इसको समझना बड़ा जरूरी काम है कि मारा या नहीं मारा तो मकसद ही नहीं है हमारा, मकसद है मंशा क्या है। तो उस मंशा को समझने की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तभी आप, जो मैं पहली बार बोल रहा था कि खुशहाली की बात को आप समझ पाएंगे, नहीं तो खुशहाली की बात उड़ जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है इस कानून के संदर्भ में।
और जितने भी दुर्व्यवहार है, शारीरिक, यौन दुर्व्यवहार, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक, ये सब शामिल है। कई बार हम कहते हैं उसने मुंह से बोला तो क्या हो गया, एक गाली तो बकी, गाली बकने से तुम्हारा क्या बिगड़ गया, सुन लो 4 गाली, बिल्कुल सुना जा सकता है, लेकिन ये वो तय करेगी कि उसको सुनना है या नहीं सुनना है। अगर वो नहीं सुनना चाहती तो उसको जबरदस्ती सुनाया नहीं जा सकता है। और एक और बात आपको मैं बता दूं कि ये पूरा कानून, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पूरा कानून महिला की दृष्टि से बनाया गया है। महिला को मुख्य पड़े, मुद्दा है हिंसा की रोकथाम, मुद्दा है महिला। तो इस दृष्टि से आप मेरे साथ अगर आगे चलेंगे तो आपको और इसमें कुछ नई बातें खोजने को मिलेंगी। तो अर्जी दे दी कि अब ये खाता सिर्फ मैं संचालित करूंगा। आज चेक काट के दिया 50,000 का और कहा कि घर से निकल जा, और दूसरे दिन सुबह जाके बैंक में अर्जी लगाई कि अब ये स्टॉप कर दीजिए इस चेक का पेमेंट, और महिला बोल रही है आ रहा हूं आपके पास 1 मिनट में। या किराएदार किराए के मकान में रहते हैं और मकानदार को किराया देना बंद कर दिया, अब वो महिला क्या करेगी? नौकरी हमने उसको करने के लिए काबिल बनाया नहीं, नौकरी की बात में हम हमेशा झगड़ते रहे कि नौकरी नहीं करे, घर का कामकाज करे, और जब वो घर के कामकाज के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हमने उसको कहा कि अब आप खुद कमाओ। ये स्थिति में भी उस कानून की हम लोग क्या हुआ, हस्बैंड क्या होता है एप्लीकेशन डाल देता है कि आगे से ऑपरेट नहीं करके दिया जाए, तो लॉकर्स का हमारे पास करीब 8-10 एग्जाम्पल है पढ़ना। तो उसको शेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सब उदाहरण आपके पास है। इसी तरह से जो हम एक और महत्वपूर्ण बात है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलना नहीं, अब ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम सबके अलग अलग डिबेट हो सकते हैं, क्योंकि कई बार हम इसको इस तरह की स्थितियों को अच्छा मानते हैं, कई बार हम इसको बुरा मानते हैं। कुछ लोग उसको बिल्कुल ही इस हद तक खराब मानते हैं कि इसको बात ही नहीं करना चाहते। तो मैं अभी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कानून जो कहता है उसकी तरफ आपका ध्यान जरूर दिलाना चाह रहा हूं कि साझी गृहस्थी है जहां पर एक परिवार अपने या 2 व्यक्ति उस रिश्ते को निभा रहे हैं, वो इसमें शामिल हैं और उनकी पूरी वैधता है। आज इसको पिछड़ जाते हैं जी, उसमें पीड़ित तो महिला होती है, उसके बाद महिला क्या करे? बिल्कुल वो चाहे लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो या परिवार की स्थिति में रह रहे हो, वो स्थिति के यही ये कानून बनाया गया है कि ऐसी स्थिति में जब महिलाएं पिछड़ जाती हैं, छूट जाती हैं, सहायक व्यवस्थाएं, सपोर्ट स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो कैसे हम इसको उसको मजबूती देंगे, वही पूरा मकसद है। क्योंकि अभी इस बिंदु पर मैं कहना चाहूँ, जो समाज में कंसेप्ट आ रहा है, कोर्ट्स के भी कुछ ऑब्जर्वेशन आए हैं, उसमें अब ये कहा जा रहा है कि लव बट डोंट लिव इन, प्रेम करिए लेकिन लिव इन रिलेशनशिप मत रखिए, क्योंकि ये खतरों से खेलने का शौक जिसको है वही करे। उसके बाद जितनी गंभीर जटिलताएं पैदा होती है उसको झेल पाना किसी भी स्त्री के लिए, लड़की के लिए बहुत खतरनाक होता है। बहुत सारे लिव इन रिलेशनशिप के मर्डर्स के केसेस, बहुत सेंसेशनल मर्डर के केसेस हो रहे हैं। तो ये खतरों से खेलने का जिसको शौक हो, ये बताना है आप लोगों को भी, काउंसलिंग के क्रम में बताना है कि लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत खतरनाक खेल है और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए स्वेच्छा से। नहीं, वो कानून की बात नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि उसकी की बात कर रहे हैं। कानून भी कहता है ना कि लिविंग रिलेशन में आपकी बहुत ज्यादा दावेदारी, कानून कहीं नहीं कह रहा, क्लेम नहीं कर सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। लिविंग रिलेशन जैसे जो भी आपका जो भी जो साथ में रहने वाला है, क्योंकि वाले तो नहीं करते हैं, वालियां ही करेंगी ना, वही विक्टिम होती है। तो इसमें आप बहुत ज्यादा मैंने जैसे एकदम इसको लॉन्ग टाइम और या फिर कुछ आप उसके अंदर अगर रह करके अगर कोई मारपीट जैसी हिंसा होती है, तब आप इस अधिनियम के अंदर आएंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैरिज का जो हम लोग को जो ये मिलता है, फायदा मिलता है, वो लिविंग रिलेशन में नहीं। अभी सर प्रतिदिन ऐसा मामला आ रहा है कि हम 5 साल से साथ साथ रह चुके हैं, अब रहते करेंगे। आज जो है वो लड़का शादी करने जा रहा है, कोई प्रूफ नहीं सर, हम 5 साल से साथ रह चुके हैं। अब आप उसका शादी रोकवाइए, कोई
दूसरे से शादी करने के लिए फ्री हो जाएगी। फ्री हो जाएगी अगर इसके लिए कोई तैयार है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक खेल है। खतरनाक है। ये बातें भी बतानी है। तो सर इस के लिए हम लोग को सर प्रेशर दिया जाता है। केस तो अगर 376 तो कराएंगे तो केस करने के लिए तो आप विवश हैं। केस के बाद हम कोई प्रूफ नहीं सर, बस उसका जवान ही प्रूफ है, बाकी कोई प्रूफ नहीं है। प्रतिदिन इस तरह का कांड तो दर्ज किया जाए। देखिए ये सर नहीं मैं उस हिंसा को पकड़े जो हो रही है और उस हिंसा की रोकथाम में कौन लोग मददगार हो सकते हैं, उसमें एक मददगार पुलिस भी है, अच्छी बात है। लेकिन जो रियलिटी है उसका क्या करेंगे? वास्तविकता तो है, महिलाएं तो रह रही हैं। है उसके अंतर्गत यदि लिव इन रिलेशनशिप की भी कोई महिला आएगी तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। यही थंब रूल है। कार्रवाई तो करेगी, लेकिन ये जनरलाइज नहीं है कि इस देश में कितने प्रेशर लोग लिव इन रिलेशनशिप में नहीं है। बिल्कुल। हम अभी ये बात कर रहे हैं कि जहाँ पे मॉडर्न सिचुएशन में कोई लड़की लड़का आपस में रहने का फैसला कर लें, लेकिन जो एक एज ओल्ड हमारे यहाँ चला आ रहा है और बड़ी संख्या में है, शायद आप पुलिस में हैं, आप बेहतर जानते होंगे कि ये कितनी बड़ी संख्या में है, मैं तो नहीं उतना बता पाऊंगी। लेकिन कानून कहता है कि वो उसकी पत्नी नहीं है जो दूसरी बार में शादी हुई है, तो उसको हम लिव इन ही समझेंगे इस कानून के दायरे में, और उस महिला को जस्टिस कैसे दिलाएंगे? अगर उस दायरे से देखें तो शायद इस कानून में जो लिखा है और इसमें जो प्रोविजंस है उसकी मदद से उस महिला को जस्टिस मिल पाएगा। तो जो नए सिचुएशन से जो हमारे जीवन में अभी आए नहीं है उसकी बहस में ना पड़ते हुए जो पुराने सिचुएशन हमारे जीवन में चले आ रहे हैं बड़ी संख्या में, उनमें इसको आप प्लीज संदर्भ करें। वो दूसरी शादी का, उसको शादी का दर्जा नहीं मिलता, इसलिए उसको नाते, वो शब्द ही प्रचलित है कि नाते आई हुई है, और उसमें शादी के कुछ रिवाज होते हैं और कुछ रिवाज नहीं होते। उसको वहां की लोकल भाषा में बोलते हैं कि पूर्ण विवाह नहीं है, मतलब पूरी शादी नहीं है, और ये रियलिटी है वहां की। उसका असर जहां पे है वो तो महिला के ऊपर ही पड़ रहा है। अगर एक पिटाई हो रही है बात सुलझ जाएगी। सर अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक समस्या आई थी, एक मेजा तारीख है 18 का तिलक और 24 का। नहीं, आप सभी स्वागत करें सचिव समाज कल्याण विभाग के पुनः। 8 दिन शादी के तिलक के 8 दिन पहले मेरे पास आई और बोली कि मैम हमारा जिस लड़का से इस परिस्थिति में फंसी कि उसके माता पिता बोलते हैं कि तुम शादी वहीं करो जहाँ हम शादी तय किए हैं, और ये लड़की कहती है कि नहीं हम शादी उससे करेंगे। उसको हम बुलाए लड़का को, और शादी के लिए हम लोग सोचे कि शादी करा देते हैं, अपने सीनियर पदाधिकारी से भी हम लोग सलाह दी, तो लड़का और लड़की दोनों को बुलाया गया। लेकिन उस लड़के ने फिर से एक बार उस लड़की को धोखा दिया और बोला कि चलो हम लोग सामाजिक तौर पर अपने माता पिता से परमिशन लेते हैं, हम फिर से शादी करते हैं। तो फिर एक बार उस लड़की ने धोखा खाया और उस लड़के को हमारे आपस में निकलवा दिया। उसके बावजूद वो लड़का फिर उसके घर नहीं गया, बशर्ते कि उसके माता पिता को भड़काते रहा कि आप इसकी शादी वहीं कर दीजिए जहाँ आप कर रहे हैं, और वहीं हो रहा है 18 का तिलक इसका चढ़ गया और 24 का बारात है, और वो लड़की के लिए डिसीजन नहीं ले पा रही है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, ना ही वो केस कर पा रही है सर, और नहीं शादी कर पा रही है। इस परिस्थिति में वो क्या कर सकती है? मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि जिसके ये पूरा मसला ही है। तो भारतीय दंड संहिता में और जितने भी अधिनियम बनाए गए उसमें ऐसे प्रावधान उपलब्ध हैं कि पुलिस कार्रवाई कर सके। रेलवे अधिनियम अगर नहीं भी होता तो भी हम लोग कार्रवाई करने में सक्षम होते थे, क्योंकि भारतीय दंड संहिता ने इतनी शक्तियां प्रदान कर रखी हैं। जैसा कि पीछे से प्रश्न आया था, लिव इन रिलेशनशिप हो या किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप, मैं एक आपको केस बता रहा हूँ। शीला इबोबेन नाम की उसे भी सशक्त बनाना है लड़कियों को, महिलाओं को, जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो इसलिए उनको इस प्रकार के खतरों से अवगत कराना भी हमारा दायित्व है। ये सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक कदम होगा, उनको बौद्धिक स्तर पर मजबूत बनाना। वो लड़की केस भी नहीं करना चाहती। इस मुद्दे को हम लोग सकारात्मक हस्तक्षेप करते हैं। सर मेरे पास भी एक प्रॉब्लम आया था, एक मुस्लिम सर ऐसे में क्या किया जाए कि वो उसकी तीसरी शादी होने जा रही है, वो कानून है
तो उसने एक अपनी व्यवस्था बनाई है कि उस व्यवस्था के तहत हम महिलाएं मदद ले सकती हैं। तो 4 मोटे तौर पे लोग हैं, वो जुड़ी संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता। आप जानते हैं आपके यहाँ पे कोई संरक्षण अधिकारी है? कितने लोग जानते हैं संरक्षण अधिकारी है? ऑलमोस्ट नहीं। तो ये इस कार्यशाला का यही एक बड़ा मकसद है कि यहाँ पे आप लोगों मतलब पुलिस के अलावा जो लोग बैठे हैं उनमें कई संरक्षण अधिकारी मौजूद हैं। हम तो बोले कि हैं, आप तो बोलेंगे नहीं, बोले कि हैं, आप उधर मत देखिए, इधर भी आइए। ये आपके अलग अलग सरकारों ने जब दिया तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि परिवार को हटा के उनको महिला एवं बाल विकास विभाग बनाना पड़ा? क्यों परिवार? तो ये जो WDC जो है वो इसकी एग्जीक्यूशन एजेंसी है बिहार में, और उसके चलते उनको अपने कानून ये कहता है कि जितनी उनकी जरूरत हो, लेकिन फिलहाल WDC ने हर जिले में एक संरक्षण अधिकारी। नहीं, अभी हुई नहीं है शादी। अभी शादी नहीं हुई सर। आपने उनके पतिदेव से बात की? जी सर। क्या कहा उन्होंने? शादी तो करेंगे कि इसके साथ ये खाना नहीं बनाती है, घर में नहीं रहती है, जब उसको कुछ बोलते तो कैसे भाग जाती है, ऐसी सब समस्या। इस सभा भवन में मुस्लिम समुदाय के कितने लोग हैं? कुरान मस्जिद की तिलावत करते हैं ना? कुरान मस्जिद में जो 4 शादियां करने का विधान है ना, अनुमति है 3 विवाह करने का, उसके संबंध में जब कुरान मस्जिद में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सीधा अल्लाह का हुक्म दिया जा रहा है। उस समय क्या होता था कि युद्ध होते थे, बहुत भयानक युद्ध होते थे। उनके घर में जितने भी लोग होते थे, स्त्रियां जो हैं वो एक तरह से उनके पुनर्वास की आवश्यकता पड़ी। तो उसमें अल्लाह ने हुक्म दिया कि अगर तुमको युद्ध में इस तरह की स्त्रियां दिखाई देती हैं जिनके पति युद्ध में मारे गए, क्यों 3 विवाह की अनुमति दी गई, 4 विवाह की अनुमति दी गई कुरान मस्जिद में? अब देखिए, सीधा उस समय के स्त्रियों के पुनर्वास की एक योजना के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि बड़ी संख्या में पुरुष मारे गए। आपको मालूम होगा वियतनाम युद्ध के बाद इतने लोग मारे गए थे वियतनाम में, पुरुषों का इतना कत्लेआम हुआ था कि भारत से लोगों को बुलाया गया था, पुरुषों को पैसा देकर कि आप आइए और यहाँ विवाह करिए, और 4 लोगों से वहां जाकर लोग विवाह करते थे, संतानोत्पत्ति करते थे, तब जाके वहां के पुरुष और स्त्री के संतुलन में, संख्या के संतुलन बन पाया वियतनाम। तो उस पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत कुरान मजीद में हुक्म दिया गया कि आप ऐसी बेसहारा स्त्रियां जिनके पति युद्ध में मारे गए उनसे विवाह कर सकते हैं 3 की संख्या तक, 4 की संख्या तक, लेकिन वो 4 से विवाह करने का तुमको हक तभी है जब मन से, संपत्ति से, हृदय से समान व्यवहार उन 4 पत्नियों के साथ कर सको। इतनी क्षमता किसी में है? दिल से समान प्रेम 4 पत्नियों से, संपत्ति का समान अधिकार उनको देना है, किसी को अधिक किसी को कम नहीं करना है। तो ये पुनर्वास की एक रणनीति थी उस समय प्राचीन काल में, जिसमें पैगंबर मोहम्मद ने जन्म लिया था। ये बात अगर आप उनको समझाइएगा कि आपको तभी हक बनता है, अन्यथा आप शिर्क कर रहे हैं कुरान मस्जिद के अनुसार, और शिर्क के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। मैंने सवेरे कहा था कि आपको सभी धर्मों के धर्मशास्त्र को पढ़ना होगा एक कुशल अधिकारी के रूप में। कुशल पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं तो सभी धर्म ग्रंथों को अभी अध्ययन करना होगा, क्योंकि जब आप उनको समझाइएगा, रामायण पढ़ा के कई परिवार टूटने संगने में क्या है, पत्नी आई इसी तरह का झंझट, एकदम लड़ाई झगड़ा, और पति अलग प्रताड़ना का शिकायत कर रहा है, पत्नी अलग कर रही है कि इनकी सास सबको माता जी इनको प्रताड़ित करती है। तो उन दोनों को हमने रामचरितमानस पढ़ने का उपदेश दिया और कहा कि 1 महीने तक रामचरितमानस लगातार 1 घंटे पढ़ो दोनों लोग। और जब आप इस तरह से परिवार के सदस्य के रूप में उनसे बात करेंगे तो वो आपकी बात मानेंगे।
पुलिस अधिकारी के रूप में बात करेगा तो हो सकता है आपको करते ही माने। इस दृष्टि से समाधान की दिशा में आगे बढ़ना होगा। आप बुला कर उनको कहिए कि तुम कुरान मस्जिद के अनुसार शिल्प कर रहे हो, तीसरी शादी करके समान रूप से प्रेम कर सकते हो तीनों को जिनसे आपके बात करना है। समान संपत्ति का अधिकार दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। बिना संपत्ति का आदमी सर ये सब ज्यादा करता है। हाँ, बिना संपत्ति का अधिकार जो शिक्षित है, बौद्धिक दृष्टि से जो सशक्त है वो कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप काउंसलिंग करिए। अभी भी काउंसलिंग का आपके पास अवसर है, उनको बुलाइए और कुरान पढ़ लीजिए इस संदर्भ में और बताइए कि पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत वो दिया गया था महिलाओं के पुनर्वास के लिए और आप जबरदस्ती अभी कर रहे हैं। संख्या बराबर है महिलाओं और पुरुषों में समाज में। और ये सर अभी तो लड़कियों की संख्या कम है। कुरान शरीफ का थोड़ा बहुत लाभ उनको मिल भी जाएगा, लेकिन कानून का लाभ तो उनको नहीं मिलेगा सर। कानून यहाँ सिर्फ आपको सलाहकार के रूप में प्रस्तुत करता है, पुलिस अधिकारी को भी, सेवा प्रदाता को भी। सलाह से अगर आपने समाधान कर दिया तो ये कोई फौजदारी मुकदमा करने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम नहीं बनाया गया। ये सिर्फ सलाह देकर परिवार बचाने की दृष्टि से बनाया गया। धन्यवाद। अब महिला थानाओं से हमें बताया गया है कि सभी SHOs आए हुए हैं और उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ताएं बहुत आए हुए हैं और महिला विकास निगम के अधिकारियों जिन्होंने इसका आयोजन किया है। आज बहुत मतलब आपको विभाग में आए बहुत टाइम नहीं हुआ है, लेकिन आज पहली बार हम देख रहे हैं कि जो IG साहब और हम लोग बहुत दिन से सोच रहे हैं धीरे धीरे पूरा बिहार, अभी शायद SHOs केवल पटना जिला के हैं, पूरे राज्य के हैं, तो ये तो बहुत और ही अच्छी बात है। तो मैं और आपके लंच के बीच में बहुत समय के 33% कम से कम महिलाओं भर्ती होगी पुलिस में, क्योंकि प्राय एक फीलिंग है कि सरकार चाहे वो सिविल साइड के हो या पुलिस साइड के हो, हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि मेल डोमिनेशन इतना है कि हम लोग थोड़ा सा इनसेंसिटिव हो जाते हैं जो महिला इश्यूज हैं, और उसी तरह से इनसेंसिटिव होते हैं महिलाओं जो एम्प्लॉइज है या महिला जो समाज के कार्यकर्ता हैं या महिला जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात है, मान लो कि हम लोग तो शाम को 6-7 बजे से पहले हम लोग ऑफिस में बैठ नहीं पाते और 7 बजे के बाद मीटिंग शुरू होता है, तो एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि जो महिला है अभी भी उनको अगर अपने से घर जाना है तो अभी भी हम लोग उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं जैसे मेरी वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज में है कि आराम से महिला जो है अकेले भी पब्लिक, मान लीजिए रिलीव होना है या टॉयलेट जाना है, ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हमारी वाइफ भी सर्विस करती है और बहुत उनको फील्ड में भी जाना पड़ता है, और एक तो और भी हम लोगों को जानते हैं जो उसके चलते बीमार हो गए। सो दीज आर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। और फिर हम लोग प्रेशर डालते हैं कि देखिए आपको अगर पुरुष समान रहना है तो आप यू शुड वर्क एज हार्ड, बट प्रैक्टिकल जो डिफिकल्टीज है हम लोग उसके प्रति थोड़ा इनसेंसिटिव है। तो हमारा ये भी अपील है कि थोड़ा आप लोग का जो प्रेशर पड़ना चाहिए, जैसे हमारे ऑफिस में भी महिलाओं, आई एम सॉरी डाइग्रेसिंग फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, बट इट इज समथिंग हमको आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट। तो हमारे ऑफिस में भी अलग महिलाओं के लिए कर रहे हैं। आई डोंट नो महिला थाना में या नॉर्मल पुलिस थाना में है कि नहीं है, और मान लीजिए कि महिला अक्यूज भी हो, आफ्टर जो महिला अक्यूज भी है उसके भी अपना ह्यूमन राइट्स है, she deserves the respect even if she is accused। आप उनको अगर हम लोग थाना में रखते हैं तो उनको कितना डिफिकल्टी होता है। तो these are issues जो डोमेस्टिक वायलेंस तो एक इशू है which is very very important, क्योंकि वो घर में जो महिला पीड़ित होती है उसका उसके पास कोई आउटलेट नहीं है, तो उसका लिए इंकरेजिंग आउटलेट ये जो महिला थाना बनाया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट से भी पास हो गया कि हेल्पलाइन को हम लोग पूरा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं।
ताकि हेल्पलाइन में ऐसी व्यवस्था हो कि किसी भी टाइम, दिन हो या रात हो, वो फोन पर दैट मैसेज कैन बी कम्युनिकेटेड। और उसी प्रकार आई थिंक लंच के बाद आप लोग और भी डिस्कस करेंगे। आईजी साहब का तो इसमें बहुत ही इंटरेस्ट रहा है और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि सबको ये साथ में करेंगे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। ये प्रोविजंस होने चाहिए, तो विच इज गुड कि जो है नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। अभी मॉडल थाना हमारे जो बनाए जा रहे हैं कन्वर्ट करने की योजना राज्य सरकार की है, तो हम लोग जल्दी पूरा कर रहे हैं। भोजन के विकास है पीतमपुरा, उसमें स्पेशल सेल का अलग से बना दिया गया है, वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। थाना से थोड़ा अलग है, मेरा थाना तो मॉडल थाना बनना है, अवेलेबल रहेगा, मजीद हेल्पलाइन नहीं अवेलेबल है, और जहाँ थोड़ा सा दबाव की जरूरत होगी वहाँ पुलिस काम करेगी। नहीं, दैट इज ओनली मतलब एक्सट्रीम केस, मतलब बहुत सारे, जैसे आपने से किस्सा सुना है, बहुत सारी महिलाएं वो कंप्लेन करना चाहते हैं बट दे डोंट वांट टू गो टू, दे डोंट वांट टू गेट लीव जाते हैं। समझा जाता है जो कहा जा रहा है कि आए हुए हिंसा अधिनियम जो है महिलाओं के साथ होने वाली, घर में होने वाली हिंसा की बात करता है। ये एक साझी गृहस्थी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मतलब इस साझी गृहस्थी में कोई भी महिला जो एक के खिलाफ ही इस केस को बनाया जा सकता है, महिलाओं के खिलाफ इस केस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसको हम कहते हैं कि रेस्पोंडेंट जो है वो मेल ही होने पड़ेंगे, फीमेल नहीं होंगे। इस पृष्ठभूमि में हम ये बात कर रहे थे कि ये क्या क्या राहतें, इसकी व्यवस्थाएं क्या है। तो जो 4 मोटे स्ट्रक्चर है, पुलिस, जुडिशरी, सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो अब ये लोग क्या काम करेंगे उसके बारे में अपन देखते हैं। आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो कर्तव्य है संरक्षण अधिकारी के, वो एक और बात समझने का है कि संरक्षण अधिकारी किसी संस्था में, जैसे मान लीजिए WBC के द्वारा नियुक्त है,
तो वो एक उनकी जवाबदेही WDC के लिए है, लेकिन संरक्षण अधिकारी कोर्ट के महातहत काम करने वाला व्यक्ति है। जो भी महिला है उनका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो एरिया का जुडिशियल ऑफिसर है, जो फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट जो है जहाँ पे हम ये DIR लेके जा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर के पास वो DIR देंगे। जितने भी प्रावधान हैं, प्रावधान की बात हम आगे करेंगे, पर मोटे तौर पर राहत के जो प्रावधान है उसमें संरक्षण का, रहने का, मुआवजे का और प्रोटेक्शन के ऑर्डर्स, इस तरह के मुआवजों की बात ये एक्ट कहता है। लेकिन इनको लेने में जो भी मदद है वो सब मदद ढंग से ABP, आप सब लोग जानते हो, ABP बेहतर ढंग से महिलाओं के केस में पैरवी कर पाएंगे और उसी तरह की न्याय के लिए वकालत करेंगे जैसे कि हम पैसे देके वकीलों के साथ करते हैं, उतनी ही निष्ठा के साथ उस काम को करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और स्टेट लीगल जो आपके जिला विधिक सेवा सहायता समिति है या राज्य विधिक समिति है, तो उनके साथ लियाइजनिंग और उनको महिलाओं को वकीलों के बारे में, सालसा और डालसा के बारे में, कौन लोग कहाँ पर हैं और किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर का एक काम है, ये पुलिस का भी काम है। पुलिस के काम में आएंगे तब दूसरी बात और करेंगे। जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेशन की जो बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा अब तक ये काम पुलिस कर रही थी, पुलिस के पास अभी भी ये काम है, लेकिन जब घरेलू तो जो MLC की बात पर कर रहे थे, कुछ या ज्यादातर या सब जगहों को हॉस्पिटल्स को नोटिफाई करेगा और उन जगहों पर सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर दोनों और इसका पर्पज ये है, ऐसा नहीं है कि कुछ पुलिस के अधिकारियों को कहीं और शिफ्ट कर देना है, पर्पज ये है इसका कि और फिर वो कोई कार्रवाई करना चाहती है तो उस वक्त भी वो उसको बतौर सबूत, बतौर एविडेंस काम में ले सकती है, समझना चाहिए। और ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ इसका जो नियंत्रण है संरक्षण अधिकारी का, इसको छोड़ देते हैं, पुलिस वाले फिर बात करते हैं। नहीं अच्छा, एक और बात है कि हम लोग इनको ले लेना चाहिए, तो फिर थोड़ा सा और रुकते हैं, इसको जल्दी खत्म करते हैं, आगे लेते हैं। इसका मोटा और बड़ा काम यह है कि वो महिला को मदद करेंगे, मदद किस तरह से करेंगे उसके साथ बातचीत। तो ये DIR से संबंधित काम, MLC से संबंधित काम सर्विस प्रोवाइडर MLC करवा सकेंगे, और अगर कोई शेल्टर या जो इस तरह के सर्विसेज है उन तक रेफरल और लिंकेजेस का काम भी सर्विस प्रोवाइडर कर रहे होंगे। यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है कि अगर उस पर कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए और 7 दिन के अंदर प्राथमिक तौर पे कोई ना कोई फैसला ऐसा आना चाहिए जिससे उसको टेम्परेरी रिलीफ मिल सके। जो टेम्परेरी रिलीफ की वो बात कर रही है, हो सकता है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर हो सकता है वो राइट, वो घर में जाने का बात हो सकता है वो पैसे, इमीडिएट पैसे देने की बात हो सकता है वो उसके बच्चे जो दोनों के बच्चे हैं लेकिन उसको बतौर परेशान करने के लिए वो बच्चे अपनी माँ से नहीं मिल पाए, इस तरह का कोई कृत्य किया हो। 60 वर्किंग डेज, 6 और 0 माने कि लगभग 4.5 से 5 महीना, क्योंकि छुट्टियां सैटरडे संडे जो भी है उन सबको हटा दें, तो लगभग 5 महीने में अगर एक महिला ने आज कोई DIR कोर्ट में दाखिल की है तो ये कानून उम्मीद करता है कि 5 के पास काउंसलिंग का जिम्मा नहीं है। इस एक्ट में पुलिस परामर्शदाता की भूमिका नहीं निभाएगी। क्यों नहीं निभाएगी? क्योंकि परामर्शदाता का काम सेवा प्रदाता के पास है और वो उस काम में सक्षम है, क्योंकि हम उसका क्राइटेरिया जो है वो ये कहता है कि ऐसे सक्षम व्यक्तियों को ही कि पुलिस परामर्श का काम नहीं करेगी। और बल्कि एक कदम और आगे की बात कहता है कि वो परामर्श का काम अगर करेगी तो कोर्ट निर्देशित करेगा, और उस निर्देशन में वो जो उनका DIR है वो DIR साफ तौर पे कहता है कि क्या महिला को परामर्श की जरूरत है, और अगर वो उसमें हाँ पे टिक करती है तो कोर्ट आदेश देगा कि परामर्शदाता के पास जाएं, और तब महिला परामर्शदाता से परामर्श लिया तो वो कोर्ट को 5.5 महीने की बजाय लगभग 7.5-8 महीने में
60 दिन का आप कैलकुलेट करिए ना, लगभग उतना बैठ जाएगा। 60 दिन का मतलब 2 महीने जब आएंगे तो वर्किंग डेज में लगभग 3.5 महीने के आसपास बैठेंगे। तो इसी पॉइंट पे क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग के अलावा जमीनी तौर पे काम नहीं कर रहे हैं, तो कई बार अपन सब लोग सोचते हैं कि यार काउंसलिंग में क्या रखा है, हर कोई कर सकता है, और हम जो आज की जो बातचीत है उसको भी काउंसलिंग समझते हैं। और कई बार ऐसे बोलते हैं कि चलो किसी न किसी तरीके से बात तो हो पा रही है ना, तो बात होगी तो मामला सुलझ है। पुलिस इसके लिए ऑथराइज नहीं, और उसके कई और कारण भी है। पुलिस की अपनी एक इमेज भी है, जहाँ पे मुझे नहीं मालूम बिहार में क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, राजस्थान में हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं राठौड़ी, मतलब जिसमें सब कार्रवाइयां होती है लेकिन सबको रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये एक स्थिति है जहाँ पे पुलिस के साथ कुछ लोगों के अपने अनुभव खराब भी हैं और कई लोगों के अनुभव अच्छे भी हैं। तो महिला थाने तो बहुत नया स्ट्रक्चर है, नया ढांचा है, तो निश्चित रूप से महिला थानों की स्थितियां बेहतर होंगी। तो मुझे नहीं मालूम बिहार में पहला महिला थाना कब खुला था, लेकिन शायद कितना साल 2012, तो हमारे लगभग 1 कानून के। तो एक जो बड़ा फायदा है वो हम ये कहते हैं कि साझी जो गृहस्थी है, जिसकी बात अपन पहले कर चुके थे, वहां पे रहने का अधिकार, माने रेजिडेंस, जिस मकान में एक महिला रह रही है, आज उसका पति किराए के मकान में रहता है, खाली करे बिना चले जाता है और मकान मालिक को किराया नहीं देता, मकान मालिक कहता है किराया नहीं मिला तो आप खाली कर दीजिए, या अपने ही घर में महिला को खतरा है कि वो रहेगी तो उसके साथ मार पिटाई होगी, ऐसी स्थितियों में कोर्ट संरक्षण ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर, संरक्षण आदेश कि आप अपनी किराया देंगे तब तक, और इस दौरान महिला से रहने की व्यवस्था नहीं करेगी। तो इसकी उदाहरण भी है, और ये जो आपके पास किताब है इसमें इस तरह के जजमेंट, अलग अलग तरह के जजमेंट हैं। ये जो आदेश है, एक आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं कि नेचुरल जस्टिस की बात जब अपन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दूसरे पक्ष को सुना जा सकती है, इसमें कोई तो ये दोनों बातें इनको जो समझने की बात है। संरक्षण आदेश में घरेलू हिंसा की रोकथाम की बात कर सकते हैं, स्कूल आने जाने में रोक की बात कर सकते हैं। कई बार इस तरह की बात होती है कि मैं मेरे पत्नी के साथ मैं तो जाऊंगा, लेकिन अपने घर वालों से, मायके वालों से बात नहीं करेगी, फोन नहीं करेगी, घर के लोग मिलने नहीं आएंगे, हम बताने का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो महिला जो आज नहीं घुस सकती है, घंटे बाद थोड़ी देर खाना नहीं खाएगी और उसको ये भी नहीं पता कि लोग खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको एक बार महसूस करेगी, डिफरेंट होगी। तो मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, संपत्ति के हस्तांतरण और खाते ज्यादा अच्छा है, आप लोगों को लगाओ। बच्चों को पालती है, वहाँ पे घर की चिंता लगी रहती है, ऑफिस में आती है और शाम के सब्जी के बारे में सोचती है, शाम को 6 बजे बोलती है घर जाए, क्यों बोलती है? क्या सिस्टम है जिसके तहत कोई बोलना उनकी मजबूरी हो जाती है? क्यों कोई ऑल्टरनेट सिस्टम खड़ा नहीं हो पाता? ये पूरी मानसिकता से ये कानून निकलता है। रात को लगभग 11 बजे वो आया और उसने अपनी दांत से महिला की नाक को काट डाला, और अब आज तक भी उसको हर मौसम में जुकाम से लेकर इन्फेक्शन होता है, और हर बार उसको लगभग 300 से 400 रुपए की दवा खरीदनी पड़ती है। और ये जो जीवन शैली वो पहले जी रही थी, वो जीवन शैली मेंटेन होनी चाहिए। तो जब हम राहत की बात करते हैं तो राहत को हम उसके पहले के रहने के जो तौर तरीके हैं, जो खर्चे हैं, उनके साथ जोड़ के देखते हैं। बच्चे को रख लिया, पत्नी को बाहर निकाल दिया, महिला पुलिस के पास जाती है, पुलिस कहती है कि भाई हम कौन होते हैं बच्चा छुड़वाने वाले, हम तो बच्चा नहीं छुड़वा सकते। अब खत्म बात, बच्चा बच्चे के पिता के पास रहेगा, महिला कहीं और रहेगी। का मसला भी है, तो क्या हम इसको कैसे डील करें?
तो शायद पुलिस को कुछ नए तरीके खोजने पड़ेंगे, और अगर आप लोग ऑलरेडी कुछ मदद कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। रिवर आता है। हाँ, तो मैंने हिंसा के प्रकार जो है वो दिनों दिन बदल रहे हैं और कैसे कैसे होंगे ये हमको भी नहीं मालूम। तो ऐसी स्थितियों में ये